चैप्टर का नाम है आपका क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीक्वेंस की ही डेफिनेशन देखते हैं कि सीक्वेंस कहा किसे जाता है। ठीक है जी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस हम सिंपली कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस क्या रहता है अपना, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो जी, अगर आप ध्यान दें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट से भी रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद हो। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होता है। लेकिन एक सेट में और एक सीक्वेंस में डिफरेंस होता है। सेट में और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है, इस बात को जरा समझ के चलिएगा। सेट में और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस रहता है, पहली बात तो ये आपको अच्छे से याद होगा कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता था। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता था, यानी कि अगर आपने 1 2 3 लिखा है, चाहे आपने 3 2 1 लिखा है, तो ये दोनों ही सेट दोनों बराबर ही हैं। ये और ये सेट तो दोनों बराबर ही है, ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है। ये भी सेट यही है और ये भी सेट यही है। लेकिन सीक्वेंस में क्या रहता है, ऑर्डर्ड लिस्ट रहती है। समझ रहे हैं, सीक्वेंस में ऑर्डर बिल्कुल मैटर करेगा कि पहला आइटम ये है, दूसरा आइटम ये है, तीसरा आइटम ये है। समझ रहे हैं, आइटम आप लोग जानते ही है, पहला आइटम ये है, दूसरा आइटम ये है, तीसरा आइटम ये है। जब आइटम हमारा पूरा डिफाइन रहेगा कि ये आइटम है, जिसको देख के आप पहचान जाओ कि हाँ ये इस पूरे सीक्वेंस में 10वें नंबर पे आ रहा है, तो वो आप क्या कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ऑर्डर्ड, पूरा ऑर्डर्ड में चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप लोग सेट को भी इस तरीके से भी समझते हैं कि सेट के अंदर कभी भी रिपीट करके ऑब्जेक्ट्स को नहीं लिखा जाता था। 1 2 3 लिखा गया है तो 1 2 3 लिख दिया गया है। मान लीजिए अगर कोई एक सेट ऐसा भी है 1 1 2 3 2, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों बराबर है। ये बात भी आप लोग जानते होंगे, ये सेट और ये सेट बराबर ही है, क्योंकि ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं, इस बात को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन में आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं लिखते हैं। लेकिन सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स हैं वो आपकी रिपीट भी हो सकती है। सीक्वेंस के अंदर जो टर्म है वो रिपीट भी हो सकती है। ठीक है बात, ये बस इतनी सी डेफिनेशन इस सीक्वेंस वाली बात पे मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस पे हमें फालतू ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक बात जो हमेशा याद रखनी है कि किसी भी सीक्वेंस में हमेशा आपको क्या मिलती है, एक nth टर्म मिल सकती है। समझ रहे हैं, सीक्वेंस देखो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो सीक्वेंस फाइनाइट करके दे दे, ऐसा भी दे सकता है कि सीक्वेंस इनफाइनाइट भी दे दे। तो किसी भी सीक्वेंस में जो nth नंबर पे टर्म होती है, इसको बोला जाता है जनरल टर्म। nth का मतलब होता है जनरल टर्म। इस जनरल टर्म की मदद से आप उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आप इस जनरल टर्म की मदद से उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूं, राइट डाउन द सीक्वेंस। क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से लिखिए सभी बच्चे नोटबुक में। क्वेश्चन है राइट डाउन द सीक्वेंस, राइट डाउन द सीक्वेंस, सीक्वेंस राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन द सीक्वेंस। चलिए, राइट डाउन द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है बेटा, 2 की पावर, ये आपको दे रखा है, whose nth term, राइट डाउन द सीक्वेंस whose nth term, whose nth term is, nth term क्या है भाई, लिखेंगे सभी भाई साथ में, 2 की पावर n अपॉन में n। ये किसी सीक्वेंस की nth टर्म है, तो आपको सीक्वेंस बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये किसी सीक्वेंस की nth टर्म है, तो आपको सीक्वेंस बताना है कि क्या आएगा। चलिए भाई, तो करेंगे क्या, अगर ये nth टर्म है तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, tn करके लिख सकते हैं। nth का टर्म को जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, tn से। तो tn आपको कितना दे रखा है, 2 की पावर n अपॉन n दे रखा है। तो अगर आप पहली टर्म जानना चाहते हैं तो आप जानते हैं n की जगह 1 डाल दिया जाएगा। n की जगह 1 डालने पे आप जानते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 1 आ जाएगा, दैट इज 2 ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप दूसरी टर्म डालना चाहते हैं तो t की 2 कैसे हो जाएगा, n की जगह 2 डाल देंगे तो ये आपका दूसरी टर्म आ गया। तीसरी टर्म जानना चाहते हैं t3, तो कितना आ जाएगा t3, जल्दी बोलो, 2 की पावर 3 दैट इज 8 अपॉन में आ जाएगा 3। तो ये उस सीक्वेंस की क्या हो गई, पहली टर्म, ये उस सीक्वेंस की दूसरी टर्म, और ये उस सीक्वेंस की तीसरी टर्म। तो इस प्रकार जब हम बता पाते हैं कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो ये जो इस चीज को जब हम ऑर्डर में लिखेंगे, उस चीज को क्या कहा जाएगा, सीक्वेंस कहा जाएगा। कितने बच्चों को ये वाली बात क्लियर है, जल्दी से बोलिए, क्या आपको ये वाली बात क्लियर है, एवरीबॉडी, सबको क्लियर है, इसमें कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुई होगी भाई को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे और देखते हैं चीजें क्लियर होंगी आपको। क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे, और कॉपी में करना है सभी को काम, पेन चलना चाहिए सबका। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स, फाइंड द सीक्वेंस, ऐसा लिख लीजिए, फाइंड द सीक्वेंस। और फाइंड द सीक्वेंस से हमारा मतलब है 3 से 4 टर्म आप निकाल के बता दें, 3 से 4 टर्म आप निकाल के बता दें। फाइंड द सीक्वेंस जिसकी जनरल टर्म जो डिफाइंड है an, वो इस प्रकार डिफाइंड है, जनरल टर्म an इस प्रकार डिफाइन है कि 1 अपॉन n है,
और एक है -1/n है ना, 1/n एंड -1/n, वेयर n इज ऑड, ऊपर क्या है भाई, व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड होगा, और ये क्या है, व्हेन n इज इवन, n इज इवन। ठीक है जी, दो अलग अलग डेफिनेशन है। जब n की वैल्यू ऑड होगी तो उसके जो nth टर्म होगा वो 1/n होगा, और जब n की वैल्यू इवन होगी उसका जो nth टर्म होगा वो माइनस का 1/n होगा। चलो मेरे भाई, एक बार सभी बच्चे तेजी से अपनी कॉपी में कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया है, तेजी से सभी भाई अपनी कॉपी में करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है। जब n ऑड होगा तो ऊपर, जब n इवन होगा तो नीचे। चलो कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो हमें क्या करना है, फाइंड द सीक्वेंस, यानी कि पहली 3 या 4 टर्म आप बता दो, 4 टर्म्स तक आप बता दो। तो जो पहली टर्म होगी a1, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूंगा, तो आप जानते हैं 1 यानी कि ये ऑड लिया है, ऑड मतलब ऊपर वाली डेफिनेशन आएगी, तो 1/1 कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। फिर जब हम a2 करेंगे, a2, तो यहाँ पे अब की बार इवन संख्या आ गई, 2 आ गया, 2 के केस में क्या होगा, व्हेन n इज इवन, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन यानी माइनस का 1/2 आ गया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, a3 के बेस में n ऑड आ गया तो कितना आ गया, 1/3। और इसी तरीके से जब आप a4 लिखेंगे तो 4 यहाँ पर इवन आया है, इवन में ये वाली डेफिनेशन चलेगी, तो आंसर इज माइनस का 1/4। क्लियर है सबको, जल्दी से बता दो, कोई खास इसमें दिक्कत है नहीं, बच्चों वाला काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन शुरुआत तो ऐसी ही होती है चैप्टर की, है ना, शुरुआत, चैप्टर की शुरुआत में आपको मैं ऊपर थोड़ी कूदाऊंगा, अभी तो सिंपल चीजें कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है भाई, सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स लिखिए सीक्वेंस की, डिफाइंड बाय a1 आपको दे रखा है 2 है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 2 है, चलो ये तो पहले ही आपको गिवन हो गया कि फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है जी। और आगे गिवन है कि an+1 ये बराबर है ट्वाइस ऑफ an+3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ an+3 डिवाइडेड बाय an+2, an+2। चलो भाई करो जरा जल्दी से, पहली 3 टर्म बताओ, आंसर क्या आने वाला है, आप लोग ही बताएंगे। पहली 3 टर्म थोड़ा सा बताओ जल्दी से, पहली तो बताई दी, दो दूसरी और तीसरी बतानी है आपको, तो बस पहली तो मैंने ही बता दी है, दूसरी और तीसरी, पहले दूसरी बता दो फिर तीसरी बता दो जल्दी से। पेन चलने चाहिए बेटा, कोई भी ऐसा ना हो कि लेट के आए सर की खूबसूरती देख रहे हैं ना, मेरी खूबसूरती देख के क्या करोगे, आपका पेन चलना चाहिए, और ध्यान रखना पेन से आपको कॉपी पे काम करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो बेटा सबसे पहले सेकंड टर्म निकालते हैं। तो सेकंड टर्म जब निकालेंगे तो यहाँ n की जगह 1 डालना पड़ेगा, सेकंड टर्म निकालने के लिए यहाँ n की जगह आपको 1 डालना पड़ेगा, तभी ये 1 + 1 2 आएगा। जब यहाँ पर आप 1 डालेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a1+3 डिवाइडेड बाय a1+2, और a1 तो आपको गिवन ही था, कितना था क्वेश्चन में, 2 था। a1 की जगह अगर आप 2 पुट कर देंगे तो आपको दिख जाएगा 2 × 4 + 3 7, यहाँ पे 2 करेंगे, 2 + 2 4, 7/4 आ रहा है। ठीक है भाई 7/4, अबे आदर्श गलत कर दिया तूने, 5/3 भेज रहा है, 7/4 आएगा। ठीक है बात ये तो आ गया, a2 आ गया, उम्मीद करता हूँ a2 सबने निकाल ही लिया होगा। ऐसे ही अगर आपको a3 निकालना है तो 3 के लिए यहाँ n की जगह 2 डालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, ये a3, n की जगह 2 डालोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a2+3 डिवाइडेड बाय a2+2। तो a2 की वैल्यू बेटा आपने अभी यहाँ निकाली ही है, ये वैल्यू उठा के जब यहाँ डालेंगे तो ट्वाइस ऑफ a2 हो जाएगा 7/2 + 3 डिवाइडेड बाय a2 कितना है, 7/4 + 2। इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे, ये 7/2 लिख रखा है और ये 6/2 लिख रखा है, 3 को क्या बोल सकते हैं, 6/2, 7 और 6 हो जाएगा 13/2 डिवाइडेड बाय 7/4 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है बेटा, 8/4, ये 8/4 लिखा है, 8 और 7 हो जाएगा 15/4। तो ये 2 से ये 4 कटेगा 2 पे, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर इज 26 15। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता मैं कोई भी ऐसी हार्ड चीज आपको बता रहा हूँ, है बेटा। यहाँ पर एक कम इसलिए डालते हैं ना क्योंकि आप n की जगह वैल्यू डाल रहे हो। यहाँ देखो ना इस एक्सप्रेशन में, अगर आपको कोई बोले कि भाई a2 बताओ, तो a2 के लिए आप कैसे निकालोगे 2, जब यहाँ n की जगह 1 डालेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तभी तो ये a2 देगा। जब से n की जगह यहाँ 1 डालोगे तो यहाँ भी 1 डालना पड़ेगा, तो ये साइड a2 हो जाएगी और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे जब a3 निकालना होगा तो 3 के लिए यहाँ n की जगह क्या डल जाएगा, n के लिए उसमें 2 डल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कंसीडर द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस आपको गिवन है, कंसीडर द सीक्वेंस जिसकी nth टर्म आपको गिवन है। देखो बेटा nth टर्म गिवन है an² प्लस bn प्लस c। ये आपको किसी सीक्वेंस के बारे में गिवन है। ये आपको किसी n नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है तो पॉजिटिव होती है ना, कि पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। ना तो फ्रैक्शन में हो सकता कि 1.5वीं टर्म, 2.5वीं टर्म, ऐसा तो नहीं सुना आप लोगों ने। ना तो हमने ऐसा सुना -1वीं टर्म, -2वीं टर्म, ऐसा भी नहीं होता। तो n आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है और इंटीजर रहने वाला है, यानी नेचुरल नंबर बोल सकते हैं आप, है ना। तो an क्या हो गया, an² प्लस bn प्लस c। आपको गिवन क्या है, इफ गिवन ये है बेटा कि a1 आपको गिवन है कि 1 है, ठीक है जी। उसी के साथ साथ a1 के साथ साथ आपको गिवन क्या है, a2 कितना गिवन है बेटा, 5 है। a2 कितना गिवन है, 5 है। और उसी के साथ साथ a3 आपको गिवन है कि 11 है। a3 आपको गिवन है 11 है, ठीक है जी। ये तीनों चीजें आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a10। चलिए जी, क्वेश्चन में निकालना क्या है, a10। 2 मिनट का समय लीजिए और ट्राई करके देखिए। ये आपको गिवन है और वो आपको निकालना है, ठीक है जी। n की वैल्यू नेचुरल नंबर रहती है बेटा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से सभी बालक। देखो जो गिवन है पहले उसी का प्रयोग करते हैं और उसको लिखते हैं इक्वेशंस को। जब a1 कह रहा है कि a1 कितना है, 1 है, तो यहाँ n की जगह 1 डाल दो, दिख जाएगा आपको क्या इक्वेशन आएगी। जैसे ही n की जगह 1 डालोगे तो यहाँ इक्वेशन क्या आएगी, a प्लस बी प्लस सी। और इसकी वैल्यू कितनी बोल रहा है, वो 1 है। n की जगह 1 डालने पे वैल्यू क्या बोल रहा है, 1 है। ऐसी n की जगह 2 डालने पे वैल्यू 5 है। 2 डालोगे तो क्या आएगा बेटा, 2 डालने पे आएगा 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 5। ऐसे ही n की जगह 3 डालने पे कितना आएगा, ये 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 11। मैंने सिंपल वैल्यू पुट कर दी है। जैसे उसने 1 बोला था तो 1 डाल दिया, 2 बोला 2 डाल दिया, 3 बोला 3 डाल दिया। ये वैल्यूज उठा के वहां डाल दी। अब इन 3 इक्वेशन आ गई और 3 वेरिएबल है, एबीसी को सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एबीसी को सॉल्व करना है। ये बोल दिया इक्वेशन 1, ये बोल दिया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। बस सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले किसी दो को माइनस कर दो। मान लो आपने इक्वेशन 2 में से किसको माइनस किया, इक्वेशन 1 को माइनस किया। तो 2 में से 1 करोगे, 4a में से a गया तो आ जाएगा बेटा 3a। 2b में से b जाएगा तो आ जाएगा b। और c में से c 0। 5 में से 1 जाएगा तो इधर आ गया 4। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही क्या किया हमने, 3 में से 2 को माइनस किया। 3 में से 2 को माइनस करो, 9 में से 4 जाएगा तो आएगा 5a। 3b माइनस 2b हो जाएगा प्लस का b। एंड c माइनस c 0, 11 में से 5 गया 6। तो बेटा ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, ये आ गई इक्वेशन 5। आप क्या करो, 5 में से 4 को माइनस कर दो, 5 में से 4 को माइनस कर दो। जैसे ही आप माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 5 में से 4 को माइनस करो, देखो b से b कट जाएगा, b से b कट जाएगा, जल्दी बोलो, b से b कट जाएगा। 5a माइनस 3a कितना आ जाएगा बेटा, 2a। और 6 माइनस 4 आ जाएगा 2। तो यहाँ से a की वैल्यू सबको दिख रही है 1। ये a की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल दो। जैसे a की जगह 1 डालोगे तो b की जगह भी कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, देख लो। और a और b दोनों ही 1 आए, पहली वाली इक्वेशन में डाल दो। पहली वाली इक्वेशन आपको याद है कौन सी थी, यहाँ देखो, a प्लस बी प्लस सी। तो a भी 1 b भी 1, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो यहाँ से हमारे पास जो c की वैल्यू आ रही है वो लिख लेते हैं। c की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -1। तो बोलो क्या ये abc की वैल्यू आ रही है आप सबकी, क्या abc की यही वैल्यूज आ रही है आप सबकी कि नहीं आ रही है, a1 b1 और c -1 सबकी आ रही है। तो बोलो यार, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। रिप्लाई नहीं दे रहे हो तुम आज, क्या बात होगी, रिप्लाई दो सारे। नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जल्दी से रिप्लाई दो। हाँ चलो, तो a1 b1 और c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो हमारा जो सीक्वेंस हो गया an, उसमें ये वैल्यू डाल दो, a की जगह 1 तो n² प्लस n और c की जगह -1, ये आ गया। और आपको निकालना क्या था भाई, a10। तो a10 निकाल लेते हैं, a10 निकाल लेते हैं। a10 कैसे आएगा, a10, n की जगह 10 डाला, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 10 -1। तो योर आंसर इज कितना, 109। 109 है ना, ठीक है भाई। किस किस का आंसर आ गया था 109, जल्दी से बता दो एक बार मुझे। 109 किस किस का आंसर आप में से आ गया था, ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत सही, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर 109 आ चुका था। सही है, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर 109 आ चुका। चलो भाई फिर एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन को सभी बालक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन लिखेंगे सभी भाई। क्वेश्चन क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इज डिफाइंड, इज सेटिस्फाइड, लिखो।
a sequence of integers, a sequence of integers, लिखिए a sequence of integers, integers का sequence क्या दे रखा है आपको, a1 a2 है ना, ऐसे चलता जा रहा है और कितने है कहाँ तक, मान लो an तक, आगे चलता जा रहा है nth टर्म तक, है ना। इस satisfies ये सेटिस्फाई करता है किस चीज को, किस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है कि an+2, लिखो भाई क्या है, an+2 इज इक्वल टू an+1 माइनस an+2 इज इक्वल टू an+1 माइनस an फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कब के लिए, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n जब जब भी एक या एक से बड़ा आता है तो ये इस चीज को सेटिस्फाई करता है। n जब जब भी एक या एक से बड़ा आता है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है हमेशा। ठीक है भाई, वीडियो सबको नजर आ रही है, आवाज नजर आ रही, जो आवाज सुनाई दे रही है जल्दी बोलो, वीडियो नजर आ रही है क्या सबको, आ रही है, ठीक है। अबे तेरे एंड पे दिक्कत हुई है काव्या। चलो, तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, आपको गिवन क्या है साथ ही साथ कि सम ऑफ फर्स्ट 999 टर्म्स इज गिवन एज 1003, ये आपको गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 999 टर्म्स, इस सीक्वेंस के पहले 999 टर्म्स का सम 1003 है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 1003 टर्म्स गिवन है बेटा माइनस का 999। देखना ध्यान से इस बात को, एक एक चीज को आपको ध्यान से समझना है कि सम ऑफ 1003 टर्म्स आपको दे रखा है बेटा माइनस का 999, माइनस का 999। ठीक है भाई, चलो इतनी भी बात क्लियर है। जो निकालना है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 2002 टर्म्स, ये आपको निकालना है। पूरी कहानी को समझ के चलिएगा, है ना, ध्यान से। सबसे पहले तो आप बेधड़क होकर सम का फॉर्मूला मत लगा देना, कहीं आप एपी ऊपी लगा दो, है ना, क्योंकि अभी तक एपी हमने पढ़ा ही नहीं है, एपी आ गए नहीं, है ना। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स a1 a2 an, ऐसा कुछ इंटीजर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है, वो सेटिस्फाई करता है हर बार किसको, कि an+2 बराबर होता है an+1 माइनस an, जब जब n 1 या 1 से बड़ा होता है, जब जब n 1 या 1 से बड़ा होता है तो ये वाली चीज सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा साथ साथ ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, और हमें ये निकालना है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पहली चीज गिवन है उस पर नजर दौड़ाते हैं। अगर आप पहली चीज पे नजर दौड़ाएंगे कि n जब जब एक या एक से बड़ा होता है तो ये वाली चीज सेटिस्फाई होती है। जरा डाल के देखते हैं n की वैल्यू 2 3 4 तक क्या होता है, देखते हैं क्या बात बनती है। मान लो n की जगह 1 डालता हूँ, पहले n की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई होगा, तो 1 डालने पे जैसे ही आप इस सीक्वेंस में, सीक्वेंस दोबारा लिखता हूँ क्या था कि an+2 बराबर आता है किसके, an+1 माइनस an की। जैसे ही आप इसमें n की जगह 1 डालेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, n की जगह क्या डाला पहले 1, 1 डालने पे क्या नजर आएगा कि a3 जो आता है, n की जगह 1 डालने पे 3, और ये हो जाएगा a2 माइनस a1 के। ठीक है भाई बात ये, माइनस a1 के। ऐसे ही n की जगह पे क्या डाल के देखते हैं, कुछ और वैल्यूज भी डाल के देखते हैं, है ना, कुछ और वैल्यूज भी डाल के देखते हैं। चलो n की जगह पे 2 भी डाल के देखते हैं, 3 4 वैल्यू डाल के तभी तो क्लियर होगा कि क्या होने वाला है। 2 डाल के देखते हैं तो क्या आएगा a4, ये आ जाएगा a3 माइनस आ जाएगा a2। ठीक है बात ये, a4 माइनस a3 और ये आ जाएगा a2। क्लियर है इतना, इसमें तो कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। अच्छा, और n की जगह 3 भी डाल के देख ही लेते हैं क्या बनता है। तो 3 डालने पे देखो जरा, 3 डालने पे ये आता है a5 बराबर में 3 डालने पे यहाँ कितना आ जाएगा a4 माइनस a3 डालने पे a3। ऐसी 4 पे भी देख लेते हैं ताकि पूरा दिख जाए कुछ और। a4 पे आ जाएगा a6, 4 डालने पे कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, 4 डालने पे 5 माइनस a4। ऐसा कुछ आ गया, मैंने 4 तक n की वैल्यूज डाल के देख लिया, a2 दोनों में कॉमन है। हाँ बिल्कुल, अब कुछ ना कुछ हम काट पीट करके देखेंगे, कुछ हमारे पास कोई चीज रिजल्ट आएगा, उसको हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या क्या बात बन सकती है। ठीक है ना, अभी तो ये चीज हमने करके देख ली, अब इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या इसमें किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या इसमें किया जा सकता है, अब उस चीज पे हम नजर दौड़ाने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, तो अगर मैं पहली दो वाली चीजों को देखूं, पहली दो को, a3 जो था वो a2 माइनस a1 था, पहली बात तो ये a3 जो था वो a2 माइनस a1 था। तो अगर मैं a3 की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है a3 की, यहाँ पे देखिएगा सब बच्चे ध्यान से, चलो पिंक से दिखाते हैं आपको, ये जो a3 की वैल्यू है अगर यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी जाए a3 की वैल्यू, तो कुछ रिलेशन सामने आने की गुंजाइश है, देखते हैं क्या आता है। यहाँ से रिलेशन जो आता है, अगर a3 की वैल्यू यहाँ डाली जाए, कि जो a4 होगा, a3 की जगह क्या डाल दी जाए, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 माइनस a2, तो a2 से a2 कट गया, तो यहाँ से एक रिलेशन ये तो दिख रहा है कि a4 जो है वो माइनस a1 के बराबर है।
एक रिलेशन ये हमें दिख रहा है कि A4 जो है वो -A1 के बराबर है। बोलो सही बात है क्या ये? A4 जो है वो -A1 के बराबर है। ठीक है, बोलो सबको क्लियर है कि इतनी बात कि A4 जो आ रहा है वो -A1 के बराबर है। एवरीबॉडी रिप्लाई दो यार। ठीक है, अच्छा और भी कुछ करके देखते हैं। देखो ऐसा करके देखूं क्या? देखना जरा आप लोग बताना। ये माइनस का A1 इधर आके प्लस का A1 हो जाएगा, माइनस का A2 भी इधर आके प्लस का A2 हो जाएगा। तो A1 A3 A2 A4 ये आ गया, A5 आ गया, A6 आ गया, A5 आ गया, A6 आ गया। एक काम करते हैं, मैं इन सबको ऐड करके देखता हूँ क्या आता है ना। एक बार A4 को नीचे डाल के देख लेते हैं। हाँ वही वाली बात है, एक बार मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ, इन सबको ऐड कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो सबको ऐड करके देखते हैं क्या क्या आता है। इधर देखो क्या आ गया, A3 A4 A5 A6। तो इसको इसी से लिख लेते हैं, क्या आ गया, A3 A4 A5 एंड A6। ये तो आ गया इधर ऐड करके, A3 A4 A5 A6 सबको ऐड कर दिया। बराबर में देखते हैं क्या क्या आ गया। देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। A2 से A2 तो कट गया, A3 से A3 कट गया, A4 से A4 कट गया। क्या बचा? केवल बताना क्या क्या बच गया। इससे ये, इससे ये, इससे ये। तो A5 माइनस A1 बच गया कि नहीं बच गया? इस तरफ आया A5 माइनस A1 बचा कि नहीं बचा? जल्दी से बोलो, A5 माइनस A1 बचा कि नहीं बचा? अच्छा अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर भी कुछ कट रहा है मेरे को लग रहा है। A1 को भी आप उधर ले आओ, A1 को भी आप उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। यहाँ तक आ गया। देखो A1 को भी उधर ले गया और इक्वल टू में A5 आ रहा है, इक्वल टू में A5 आ रहा है, इक्वल टू में A5 आ रहा है। अब आप लोग बताओ A5 जो होगा, जैसे यहाँ से A4 माइनस A1 के बराबर आया है, तो यहाँ से देखो जरा क्या A5 माइनस A2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये भी देख लो। A5 माइनस A2 के बराबर आएगा, जैसे ये चीज करिए, जैसे ये चीज करिए, यहाँ से ये वाली वैल्यू A4 की वैल्यू यहाँ डाल दो, A3 से A3 कटेगा, A5 माइनस A2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो। तो यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -A2, और ये भी उधर आ जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास आ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 बराबर आ गया 0। यानी कि हर 6 टर्म करने के बाद, जैसे ये पहली 6 टर्म पे 0 आ गया, यानी हर 6 टर्म के बाद सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। समझ रहे हो क्या बात? पूरी कहानी कैसे घूम कर आई सामने, है ना। हो सकता है थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा किसी बच्चे को तकलीफ हो रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा साथ रहे वो तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या क्या करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने n की जगह पे ये सीक्वेंस मुझे दे रखा था क्वेश्चन में, जो सीक्वेंस दे रखा था क्वेश्चन में वो मैं लिख रहा हूँ, है ना। ये वाला सीक्वेंस, ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, ये सीक्वेंस गिवन था। मैं क्या कर सकता था, मैंने सीक्वेंस की जगह पे n की कुछ कुछ वैल्यू डाल के देखी। आप हो सकता है कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली चीज करके देखी थी कि A4 की वैल्यू कितनी आ रही है, A5 की, उस तरीके से भी आप कुछ ना कुछ सामने ला सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब ये पूरी चीज को मैंने यहाँ पे सबको ऐड कर दिया, तो उससे हुआ क्या कि पहली 6 टर्म्स का सम 0 आ रहा है, पहली 6 टर्म्स का सम 0 आ रहा है। और इस प्रकार क्योंकि सीक्वेंस इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो हर 6 टर्म के बाद सम 0 होता रहेगा, हर 6 टर्म्स करने के बाद सम 0 होता रहेगा। ठीक है बात ये। अब इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ ट्रिपल नाइन जो आपको गिवन था भाई, एस ऑफ ट्रिपल नाइन ये कितना गिवन था बेटा, 1003 गिवन था। एस ऑफ ट्रिपल नाइन कितना गिवन था, 1003 गिवन था। अब आप जानते हो हर 6 के बाद तो 0 आया होगा, हर 6 टर्म्स के बाद तो सम 0 आया होगा। तो बताओ ये एक्चुअल में कितने टर्म्स का सम लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में कितने टर्म्स का सम लिखा हुआ है ये बताओ, क्योंकि एस हर 6 के बाद तो 0 आया ही होगा। तो आप देख लो इसमें 6 के कितने मल्टीपल कवर हो रहे हैं, 6 के कितने मल्टीपल इसमें कवर हो रहे हैं, आप उस चीज को नोट करो बस। 6 के कितने मल्टीपल कवर हो रहे हैं, जल्दी से एवरीबॉडी ट्राई करो। 6 के कितने मल्टीपल कवर हो रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे ट्राई करेंगे। 6 के कितने मल्टीपल इसमें कवर हो रहे हैं, बताओ भाई, जल्दी से रिप्लाई में भेजो। ट्रिपल नाइन में 6 के कितने मल्टीपल कवर हो रहे हैं, 166 कह रहा समर। देखते हैं बेटा, तो 6 इंटू में 166, 6 इंटू में 166, तो यहाँ से ये आ गया प्लस में 3। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से। 6 इंटू में 166, क्योंकि हर 166 के बाद तो क्या हो रहा होगा, हर 166 के बाद मतलब हर 6 के बाद तो क्या हो रहा होगा, सम 0 ही हो रहा होगा। तो 166 बार तो सम 0 हो चुका होगा। तो ओवरऑल ये जो चीज है ये एक्चुअल में किसके बराबर है, S3 के ही बराबर है, क्योंकि हर 6 के बाद तो 0 ही हो रहा है और यहाँ पर प्लस में 3 बच गया, तो एक्चुअल में S3 के ही बराबर है। ऐसे ही जो आपको एक चीज और गिवन थी, दैट इज सम ऑफ 1003 टर्म्स, ये बराबर था -999 के।
ऐसे ही जरा ये बताओ कि इसको भी ऐसे ही कैसे लिख सकता हूँ, हर 6 गुना में क्या लिख सकता हूँ? जल्दी से एवरीबॉडी ट्राई करो, जल्दी से बताओ 6 गुना में हम क्या करके लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ भाई, 6 गुना में हम क्या करके लिख सकते हैं? आप सबको ये लिखना पड़ेगा, जल्दी से बोलिए। 6 गुना में हम क्या करके लिख सकते हैं? 6 इंटू में कितना? 1003 है आपकी बारी, ये ध्यान रखना। 6 इंटू में कितना? सम ऑफ कितना टर्म्स दे रखा था मैं? हाँ ठीक है, इतना ही दे रखा था। 167 काफी बच्चों ने कर भी लिया, तो 6 इंटू में 167 और प्लस में आ रहा है बेटा 1, यानी कि माइनस 999, यानी कि एक्चुअल में ये कितना होगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही होगा, यानी कि माइनस 999। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा? खुद पहली टर्म ही होती है। पहली टर्म का सम क्या होता है? खुद पहली टर्म तो होती है, जल्दी से बोलो। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है? खुद पहली टर्म ही तो होती है। क्लियर है? तो यानी पहली टर्म भी मिल गई आपको, माइनस के 999। अब जो निकालना है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन में निकालना क्या था? क्वेश्चन में निकालना सम ऑफ 2002 टर्म्स, ये निकालना था आपको, जो फाइंड करना था सम ऑफ 2002 टर्म्स। निकालते हैं इस चीज से क्या बनता है। तो बताओ 6 इंटू में कितना लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 6 के बाद तो खत्म ही हो रहा है। +1 बेटा शिवम, जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1002 आएगा ना, +1 करने पे तभी तो 1003 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ 6 को किससे क्या करें, कितना है? जल्दी से बोलो। 333 बोल रहा है शिवम, आगे बाकी बच्चे भी वेरीफाई करो क्या 333? हाँ 333 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है वो भी बता दो। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है वो भी बता दो। +4 आ रहा है क्या? हाँ देखो +4 आ रहा है। तो अब सबको इतनी बात क्लियर है कि 333 बार तो 6 का मल्टीपल आ रहा है, वो उस टाइम में तो 0 होता जाएगा, क्योंकि हर 6 के बाद तो 0 ही हो रहा है। तो एक्चुअल में ये किसके बराबर है? S4 ही निकालना है, S4 ही आपको निकालना है। पहली 4 टर्म का सम ही आपको निकालना है, पहली 4 टर्म का सम ही निकालना। अब देखना बताइए, आप लोग मुझे बताना, बस बाकी चीजें तो आसान ही है। पहली 4 टर्म का सम क्या होने वाला है? कि पहली टर्म का सम, दूसरी टर्म का सम, तीसरी टर्म का सम और चौथी टर्म का सम, यही तो होगा पहली 4 टर्म का सम। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और इनमें कुछ रिलेशन आप ऊपर निकाल चुके थे, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या रिलेशन आपने निकाला था। A1 A2 या A3 A4 में कुछ रिलेशन निकाला था ना भाई हमने, कि A4 जो है वो -A1 के बराबर है, ये रिलेशन हमने निकाल लिया था, तो इसको भी यूज करते हैं। A4 जो है वो -A1 के बराबर है। तो अगर A4 और A1 माइनस में बराबर है, अगर A4 और A1 -A1 में बराबर है, देखो इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये क्या है? पहली 3 टर्म का सम, और A4 तो क्या होता है? -A1 होता है। अभी हमने देखा ना A4 क्या होगा? -A1। और ये पहली 3 टर्म का सम, पहली 3 टर्म का सम क्या था? देखो यहाँ पे 1003 निकाल लिया था आपने। -A1 क्या है बेटा? A1 क्या है? यही तो था A1 जो S1 है, दैट इज माइनस का 999। जल्दी से बोलो आंसर कितना आ रहा है सबका, जल्दी से बोलो आंसर कितना आ रहा है सबका, एवरीबॉडी आंसर बताओ जल्दी से, बस क्या आ रहा है? क्या 2002 ही आ गया? बोलो भाई, है ना? हमें पहली 4 टर्म का सम ही निकालना था एक्चुअल में। उसने बोला तो था किसका सम निकालो? सम ऑफ 2002 टर्म्स का, लेकिन हर 6 के बाद 0 ही हो रहा है, तो एक्चुअल में सम ऑफ 4 टर्म्स के बराबर ही आएगा। यहाँ से ऐसे किया, ये पहली 3 टर्म का सम वो हमने यहाँ देख ही लिया था कि ये पहली 3 टर्म का सम ये रहा, है ना? वो डाल दिया और माइनस में A1 डाल दिया। बोलो किस किस को क्लियर है? एवरीबॉडी जल्दी से बता दो यार, किस किस को क्लियर है? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो है ना, बट आएंगे ऐसे लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे, आपको बिल्कुल अपना दिमाग चलाना लेंथी क्वेश्चंस में भी। मैं स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ, बाकी तो लिख भी लिए होंगे आप लोगों ने, तो वो भी अच्छा ही है। लो बेटा पहले तो इसका इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। ठीक है, इसके बाद आप इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लियर है भाई? चलो अब आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब भाइयों को क्लियर हो गया होगा, कोई भी ऐसी खास इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे जो अगली छोटी मोटी सी डेफिनेशन एक आती है, वो आती है सीरीज की, है ना? सीरीज की, और बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी सीक्वेंस के बीच में अगर आप लोग प्लस या माइनस का साइन लगाते तो उसको सीरीज बोल देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने क्या लिखा, एक सीक्वेंस लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे कोई सीक्वेंस लिख दिया, और इसके बीच में मैंने प्लस का निशान डाल दिया, इसके बीच में मैंने प्लस का निशान डाल दिया ना, समझ रहे हो ये चीज? तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी? सीरीज हो जाएगी। कोई खास ऐसी अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ डेफिनेशन क्या रहती है सीरीज की? किसी भी सीक्वेंस के बीच में अगर आप प्लस या माइनस का निशान डाल दोगे
तो वो जो सीक्वेंस होगा उसको आप क्या बुलाते हो, उसको आप सीरीज कह के बुलाते हो। बस इतनी सी डेफिनेशन, सीरीज की और कोई डेफिनेशन नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको लेके मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। आपको बस ये पता रहना चाहिए कि हाँ सीरीज इस चीज को कहते हैं कि बीच में प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है, उसे आप सीरीज बोल देते हैं। आगे जो डेफिनेशन वो हमारी काम की है, दैट इज प्रोग्रेशन, जहां से आपका स्टार्ट होता है बाकी का चैप्टर, प्रोग्रेशन, है ना। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या रहता है कि जब जो सीक्वेंस है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने लग जाए, जो आपका सीक्वेंस है वो आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने लग जाए, उसे आप क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। लिखेंगे सभी भाई इस बात को, लिखेंगे सभी भाई इस बात को, ठीक है। द सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न, द सीक्वेंस, द सीक्वेंस whose terms, the sequence whose terms follow a certain pattern, whose terms follow a certain pattern, certain pattern, जिसकी टर्म्स क्या करें, किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करें, उसे आप क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है जी। और प्रोग्रेशन के अंदर जो सबसे पहला प्रोग्रेशन जो आप लोगों ने अपने बचपन की क्लासेस में बहुत घूट घूट के पिया है, वही से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो इसी चैप्टर से, इसी प्रोग्रेशन से हम लोग सारी कहानी को शुरू करेंगे, ठीक है जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और तेजी से भी आप कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ पूरा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बेटा जी, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आप सीक्वेंस हुज टर्म्स लिखिए सभी बच्चे, सीक्वेंस, सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या इससे भी बढ़िया डेफिनेशन ऐसा करके लिखो, इसको भी रहने दो, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन को और क्लियर रखूं ताकि आपको दिक्कत ना हो इंक्रीज डिक्रीज वाली बात से, है ना, है ना। द सीक्वेंस इन विच, सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ, ऐसा करके लिखिए, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, consecutive terms is same, समझ रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज वाली बात पूरा कवर नहीं करती है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, किसी भी दो लगातार आने वाली कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप उठाएं और उनका आप क्या करें बेटा, डिफरेंस देखें, तो अगर वो डिफरेंस आपका सेम आएगा तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, है ना। सिंपल, इतनी सी बात, इतनी प्यारी सी बात, जिसमें आपका पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ आता है। अगर मुझे इसकी जनरल फॉर्म लिखनी पड़ जाए, तो जनरल फॉर्म क्या होती है आपको अच्छे से याद होगा, जनरल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी, समझ रहे, चलता जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, जनरल फॉर्म। तो आप कोई भी लगातार दो आने वाली टर्म्स को पिक कीजिए, कोई भी लगातार दो आने वाली टर्म्स को पिक करें, जैसे सपोज कीजिए आपने कहा सर इस टर्म को और इस टर्म को पिक किया और इनका डिफरेंस चेक किया, हमेशा क्या करना है, जो टर्म बाद में आती है उसमें से पहले वाली को माइनस करना है, जो बाद में आती है उसमें से पहले वाली को माइनस करना है, ठीक है ना। ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, इसे बोल दिया a1, इसे बोल दिया बेटा a2, इसे बोल दिया a3 और इसे बोल दिया a4, है ना, इस प्रकार हमने बोल दिया। तो जैसे ही आप चेक करेंगे कि a2 करने पे माइनस a1 करने पे a2 माइनस a1 आपके पास क्या आ गया, d आ गया। ऐसे ही आप क्या करें, a3 माइनस a2 करेंगे तब भी d ही आ रहा है, देखो a3 में से a2, a से a कटेगा, 2d में से dd आएगा, d आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर आप a4 में से, अगर आप a4 में से a3 माइनस करेंगे तो भी d ही आ जाएगा। तो यानी कि जब भी इस प्रकार की सिचुएशन फॉलो होगी तो आपके पास क्या हो रहा होगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा होगा। इसी चीज को अगर जनरल फॉर्म में बोलना पड़ जाए, इसी चीज को अगर हमें क्या बोलना पड़ जाए बेटा, जनरल फॉर्म में बोलना पड़ जाए, तो कैसे बोलेंगे कि an+1 माइनस an, ये हमेशा डिफरेंस के बराबर है। जहां पर जो n होगा, जहां पर जो n होगा वो बिलोंग कर रहा है बेटा किसको, नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। जब भी ऐसा होगा तो जो सीक्वेंस आपके पास सामने आएगा वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सामने आएगा। समझ रहे हैं क्या बात ये, जैसे आप पुट करके देखो, n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में पहला 1 आता है, 1 डालो, तो 1 डालने पे a2 माइनस a1 आ रहा है, a2 माइनस a1 d आता है, a3 माइनस a2 भी d आता है, a4 माइनस a3 भी d आता है। क्लियर है बेटा सबको ये बात, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है, डिफरेंस करने पे, माइनस करने पे जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हो सकता है कोई पॉजिटिव नंबर आए, हो सकता है नेगेटिव आए, और ऐसा भी हो सकता है कि जीरो आ जाए।
ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है 0 हो जाए। तो ये 3 केस हमारे पास बनते हैं कि या तो ऐसा हो जाए कि जो डिफरेंस है वो आपका कैसा आ जाए बेटा, पॉजिटिव आ जाए। उस केस में जो आपकी एपी बनती है उसे बोला जाता है इंक्रीजिंग एपी। क्या बोला जाता है उसे? इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी। ठीक है बेटा, अगर क्या हो रहा है डी ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, 2 4 6 8 है ना, जैसे ये कोई एपी चल रही है तो आप देखेंगे डिफरेंस 2 आ रहा है इस पूरी एपी का, तो ये एपी इंक्रीज होती हुई आ रही है, बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है जी, इसी प्रकार से अगर आप डिफरेंस को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, अगर आप डिफरेंस को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो जो एपी आएगी वो कैसी आएगी बेटा, डिक्रीजिंग आएगी। उसे क्या पुकारते हैं, उसे प्यार से पुकारते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है जी, डिक्रीजिंग है। डिक्रीज कैसे हो रही है, अगर आप कोई भी एक एग्जांपल लिखना चाहे लिख सकते हैं, किसी को उल्टा करके लिख दो, मैं तो कहता हूँ उससे बढ़िया क्या है जीवन में। 8 6 4 2 लो, है ना, उल्टा करके लिख लिया। अब आप डिफरेंस चेक कर रहे हो, -2 आ रहा है और एपी डिक्रीज होती हुई आ रही है। और तीसरी बात क्या है कि अगर क्या हो जाए कि डिफरेंस 0 हो जाए, तीसरी बात क्या है कि अगर डिफरेंस 0 हो जाए, उस परिस्थिति में जो एपी होगी उसको आप क्या पुकारेंगे, कांस्टेंट एपी। क्या बुलाएंगे भाई, कांस्टेंट एपी। क्लियर है, कांस्टेंट एपी। तो अगर एपी कांस्टेंट है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 2 2 2 2 और ऐसे चलता है, ये क्या हो गई, कांस्टेंट। बताओ क्या आप सबको ये वाले पॉइंट क्लियर हैं जो अभी तक हमने बात करी, एवरीबॉडी? क्या आप सबको यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हैं बेटा, सब बच्चों को? रिप्लाई दो यार, जल्दी जल्दी जल्दी, सो तो नहीं गए? ठीक है, चलो सबको यहाँ तक क्लियर है। वापिस से अगर आप उस सीक्वेंस पे आओ, ये चलो अलग से हम एक बार लिख लेते हैं, दोबारा से एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। क्या सीक्वेंस लिखा था जनरल फॉर्म का, कि ए था, अगला टर्म ए प्लस डी था, फिर ए प्लस 2d था, फिर ए प्लस 3d था, इस प्रकार से चलता जा रहा है। ये हमारी पहली टर्म थी a1, ये हमारी दूसरी टर्म थी a2, ये तीसरी टर्म थी a3 और ये चौथी टर्म आ गई a4। ठीक है बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हर बार a तो आ ही रहा है, हर एक में जितनी भी टर्म्स है सब में a तो आ ही रहा है, और प्लस में जो यहाँ पर नीचे नंबर आ रहा है उसी से एक कम करके d का कोफिशिएंट आ रहा है। जैसे यहाँ पर 3 आया तो d का कोफिशिएंट 2 हो गया, यहाँ पर 4 आया तो d का कोफिशिएंट 3 हो गया, जो भी नीचे नंबर आएगा उससे एक कम करके ऊपर आएगा। तो यहाँ से अपन जनरल फॉर्म पे कमेंट कर सकते हैं कि जो an होगा वो a प्लस क्या आ जाएगा, n-1d आ जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जनरल फॉर्म से कि an जो होगा वो a प्लस n-1d करके आ जाएगा। सारी चीजें आपको क्लियर है बेटा? ए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म है, ए क्या है बेटा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म है। ठीक है जी, डी क्या है बेटा, आपका डिफरेंस है यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसको आप। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ठीक है भाई, और ए एन क्या है, ए एन आपका nth टर्म हो गया। nth टर्म जो nth नंबर पे आ रहा होगा, nवें नंबर पे आ रहा होगा, उसे आप क्या कहेंगे, nth टर्म बोलेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ ही रखा है, अच्छे से घूट रखा है इस फॉर्मूला को, कि ए एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। ठीक है एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, सभी के रिप्लाई आ जाए, सभी के रिप्लाई आ जाए एक बार, यहाँ तक बोलो, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जल्दी से आप लोग आंसर भेजेंगे, है ना, क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग आंसर भेजेंगे। सीक्वेंस एक गिवन है आपको, सीक्वेंस गिवन है 9 12 15 18, ये सीक्वेंस आपको गिवन है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको गिवन है, आपको क्या करना है, फाइंड इट्स 16th टर्म। एक तो सोल्वी टर्म निकालनी है और एक इसकी जनरल टर्म निकालनी है, दोनों चीजें करनी है, जल्दी से करके बताएंगे आंसर। एक तो सोल्वी टर्म निकालनी है और एक एनवी टर्म निकालनी है, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। 16th टर्म और nth टर्म, सभी का आंसर तेजी से आ जाए, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तेजी से आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। चलो बेटा, सोल्वी टर्म की बात करें, सोल्वी टर्म क्या होगी, a16 को कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे a प्लस 15d। तो a की वैल्यू तो आपको दिख रही है 9 और 15, और डिफरेंस कितना चल रहा है सीरीज में, 12 में से 9 गया 3, तो 15 दिया 45, 45 और 9 कितना होगा बेटा, 54। तो ये तो सबका आ ही गया होगा 54। और अगर nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 9,
प्लस n, क्यों n ही रखना है क्योंकि हमें निकालनी ही nth टर्म है, -1 और डिफरेंस कितना है 3। तो जैसे ही आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 + 3n - 3 दैट इज 3n + 9 - 3 हो जाएगा 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने सही कर लिया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी। यहीं से आगे अब मैं एक पॉइंट पर आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट क्या है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एपी की जो nth टर्म है वो आती है a + n - 1 इंटू में d करके, a + n - 1 इंटू में d करके। इस चीज को जब आप थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा a + nd - d, a + nd - d। और इस चीज को जब आप थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ओवरऑल कितना आ गया, nd + a - d, ऐसा आ गया। nd को आगे ले आया, a - d को पीछे ले आया। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इट इज लीनियर। एक ऐसा है लीनियर है क्योंकि n की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। सबसे पहली बात तो ये कि nth टर्म ऑफ AP, nth term of AP, nth term of AP is linear equation, is linear expression in n, is linear expression in n। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि किसी भी AP की जो nth टर्म होती है वो हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन आएगी, हमेशा लीनियर। कभी भी कोई ऐसा मत कर देना कि क्वाड्रेटिक आ गई, क्यूबिक, ऐसा नहीं होता, हमेशा कैसी आएगी, लीनियर आएगी। ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि उसके अंदर जो लीनियर टर्म होगी, coefficient of n will give the value of difference। डायरेक्ट देख सकते हैं हम डिफरेंस की वैल्यू, अगर हमें nth टर्म गिवन है तो। क्योंकि देखो ध्यान से, n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, d आ रहा है, n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, d आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ n विल गिव द वैल्यू ऑफ d, विल गिव द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले क्वेश्चन में जो भी हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमने एक्सप्रेशन की nth टर्म निकाली थी, देखो लीनियर टर्म आई थी। लीनियर टर्म आने के साथ साथ अगर आप n का कोफिशिएंट देखो तो क्या आ रहा है, 3। n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 3। तो 3 ही इस AP का डिफरेंस भी है, चेक कर लो। 3 ही इस AP का डिफरेंस भी है, चेक कर लो। कितने बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए, कितने बच्चों को ये वाले पॉइंट क्लियर हुआ कि किसी भी एपी में जो nth टर्म होती है, उस nth टर्म के अंदर जो n का कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। क्या आप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चों, बोलो यार, थक गए क्या आप लोग, जल्दी से बोलिए, क्लियर है क्या, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना, आपकी नींद दूर करते हैं, थोड़ा सा आपका दिमाग दौड़ेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, जल्दी से सब बच्चे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है चेक इफ फॉलोइंग इज एपी और नॉट, है ना। चेक की जो सामने सीक्वेंस आएगा वो एपी है, इफ फॉलोइंग इज एपी और नॉट। ठीक है, एपी और नॉट। चलो जल्दी से सब बच्चे ध्यान लगा के, जोर लगा के, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चेक वेदर द फॉलोइंग टर्म इज एपी और नॉट। टर्म लिखिए, लॉग ए, कोमा दे रखा है लॉग ए बी, लॉग ए बी, कोमा लॉग ऑफ ए बी स्क्वेयर, कोमा ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, क्या ये एपी है या नहीं है, ये आपको चेक करना, और इसकी nth टर्म बतानी क्या है, फाइंड इट्स nth टर्म, फाइंड इट्स nth टर्म। अगर एपी है तो, अगर नहीं है तो आप रिफाइंड कर पाएंगे, है ना। चलो भाई जल्दी से, क्या ये एपी है, पहले तो यही बताओ, क्या लगता है आपको, क्या इसे एपी बोल सकते हैं सब बच्चे, जल्दी से रिप्लाई दो, क्या एपी बोल सकते हैं। हाँ जी, चलो चेक करते हैं क्या हो, एपी है या नहीं। एपी के लिए कैसे, डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो डिफरेंस जब हम करेंगे तो a2 - 7, पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो a2 - 7 log ऑफ ab माइनस log ऑफ a, तो log m माइनस log n कितना होगा, बोलो, log m by n। log m माइनस log n क्या होता है, log m by n, दैट इज ab अपॉन a। a से a कट गया तो आपके पास कितना आ गया, log ऑफ b आ गया। तो यहाँ से पहले वाले का, पहले दो टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है log ऑफ b। ऐसे ही अगली दो टर्म्स का देखते हैं, यानी कि log ऑफ क्या बेटा, log ऑफ ए बी स्क्वेयर माइनस log ऑफ क्या, ए बी। जैसे इनका डिफरेंस आप देखोगे तो log m माइनस log n क्या होगा, दोबारा से वही डिवाइड में आ जाएगी चीजें, log की प्रॉपर्टी आपको पता ही है। तो ए बी स्क्वेयर अपॉन ए बी जैसे ही करोगे तो वापस b आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब जो सामने सीक्वेंस दिखा गया वो एपी है। ये तो क्लियर हो गया, एपी है। अब इसकी nth टर्म भी निकालनी है। तो nth टर्म क्या होती है एपी की, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो
तो ए फर्स्ट टर्म कितनी है एपी की, लॉग ए लिख लेते हैं, n माइनस वन, डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, डिफरेंस आ रहा है लॉग ऑफ पी, लॉग ऑफ बी, बोलो सही बात है, डिफरेंस कितना आ रहा है, लॉग ऑफ पी। अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आगे तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे खुद, है ना कि नहीं, यहाँ से आगे तो आप इसको सॉल्व करके खुद ही लिख सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं हम लोग भी। कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, ये आ जाएगा log ऑफ a प्लस n log ऑफ b माइनस log ऑफ b, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा फाइनली n टाइम्स log ऑफ b, ये तो आगे है ना, और log a माइनस log b क्या हो जाएगा जल्दी, log a माइनस log b, ये हो जाएगा log ऑफ a बाई b, बोलो सही बात है क्या, log ऑफ a बाई b, log a माइनस log b, log ऑफ a बाई b। आप लोगों को याद होगा जो एक्सप्रेशन आ रहा है एपी का, एपी का जो एनएस टर्म का एक्सप्रेशन आ रहा है वो लीनियर आ रहा है, एन के अंदर देखो पावर 1 आ रही है, और साथ ही साथ जो एन का कोफिशिएंट होता है वो डिफरेंस होता है, आ रहा है इसको लॉग बी ही हमारा डिफरेंस आया। कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बता दो बस, आज यहीं तक करेंगे, जल्दी से बताओ कितनों को ये वाला क्लियर है, सबको क्लियर है पक्का, ठीक है, चलो तो आज हम यहीं तक काम कर रहे हैं, इसके आगे का काम हम लोग कल करेंगे, ये सारा आप लोग एक बार नोट करके रिवाइज करके अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है, गुड बाय एवरीवन।